चलो तुम्हें एक फैक्ट बताता हूं। इस वीडियो को जितने लोग भी देख रहे होंगे उसमें से सिर्फ 10% ही इस वीडियो के लास्ट तक देखेंगे और उन 10% में से भी 1% ही मेरी बातों को अपने लाइफ में एग्जीक्यूट करेंगे। और जो 1% ही होता है ना यार, वही टॉपर बनता है। हर एक क्लास में सिर्फ एक टॉपर ही होता है। तो अगर आप भी चाहते हो कि आपके एक अच्छे खासे मार्क्स आए, आप भी अपनी क्लास के टॉपर बनो, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देख लो। बहुत ही छोटी वीडियो है यार। अपने 24 घंटे में से आपके सिर्फ 10 से 15 मिनट मैं मांग रहा हूं। अगले 10 से 15 मिनट के अंदर आपके अगले 4 महीने का स्ट्रेटजी आपको देने वाला हूं। आपको अगले 4 महीने का प्लान देने वाला हूं कि भाई कौन कौन से रिसोर्सेज से पढ़ना है। ठीक है, लास्ट में आपको मैं कुछ प्रो टिप्स भी देने वाला हूं। तो इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देख लो, ताकि आप भी अपने मैथमेटिक्स के एग्जाम में मिनिमम 95% स्कोर करो। ठीक है, आप में से हर एक कोई जो है वो 95 तो आराम से ला सकता है। बस आपको यार जो जो बातें यहाँ पे बताऊंगा, ठीक है, जो जो आपको मैं प्लान दूंगा, जो जो स्ट्रेटजी आपको बताई जाएगी, उसको अपनी लाइफ में एग्जीक्यूट करना है। ये नहीं कि बस वीडियो खोली, देखा, मजा आ गया सुनने में और उसके बाद वीडियो बंद कर दी। ये वाला काम बिल्कुल मत करना। अगर ये करने आए हो तो अभी जा सकते हो। ठीक है, अगर आप एक सीरियस स्टूडेंट हो देन आपके लिए वीडियो बनाई गई है। ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट मैं नहीं करूंगा, सीधा आता हूं पॉइंट पर। पहले हम लोग बात करेंगे कि भाई सिलेबस क्या है, कौन कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं। देन हम लोग बात करेंगे पैटर्न क्या है, फिर मैं आपको रिसोर्सेज बताऊंगा, आपको एक स्ट्रेटजी दूंगा और लास्ट में कुछ हम लोग प्रो टिप्स डिस्कस करेंगे। ओके, शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भाई कि सिलेबस का, कि भैया आपके मैथमेटिक्स टर्म 2 में कौन कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं। तो एक बहुत अच्छी बात है आपके बैच का कि यहाँ पे आपके जो सिलेबस है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो चुका है, टर्म 1 टर्म 2। तो टर्म 1 में जो चैप्टर्स आ चुके हैं वो टर्म 2 में रिपीट नहीं होंगे। तो एक प्लस पॉइंट है आप लोग के लिए, इसका आपको एक फायदा उठाना है। तो टर्म 2 में आपके सिर्फ ये 6 चैप्टर्स आएंगे मैथमेटिक्स के एग्जाम में। आई होप आपको उनका नाम तो पता ही होगा। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स, चैप्टर नंबर 8 कोऑर्डिनेटर्स, चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स, कंस्ट्रक्शन, सरफेस एरिया और प्रोबेबिलिटी। तो सिर्फ ये मात्र 6 चैप्टर्स ही आपके एग्जाम में, आपके टर्म 2 एग्जाम में आएंगे। ठीक है, तो बहुत बड़ी बात नहीं है, टाइम इनफ है हमारे पास। उस इनफ टाइम में हमें सिर्फ ये 6 चैप्टर्स पढ़ने हैं। ठीक है, कैसे पढ़ने अभी मैं आगे बताऊंगा, बट सिलेबस हमारा सिर्फ इतना ही है। अगर बात करूं मैं पैटर्न का कि भैया टर्म 2 एग्जाम किस पैटर्न के अकॉर्डिंग होगा, तो आई गेस आप सभी लोगों को पता चल चुका होगा अभी तक कि जो टर्म 2 है वो कंप्लीटली आपका सब्जेक्टिव होने वाला है। मतलब कि आपको पेन पेपर दिया जाएगा, आपको उस पर लिख के आना पड़ेगा आंसर, आपको डिटेल सॉल्यूशन लिखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे आप 6ठी में 7वीं में 8वीं में करते थे, सेम आपको टर्म 2 का एग्जाम आपका सब्जेक्टिव होने वाला है। और आपका जो टर्म 2 है वो आपका 50 मार्क्स का होगा। 50 मार्क्स में से 40 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा फाइनल, और 10 मार्क्स आपके स्कूल के हाथ में होंगे। आपके स्कूल की होमवर्क कॉपी, आपके टेस्ट वगैरह, आपके वाइवा प्रोजेक्ट फाइल, उन सभी का मिला के आपका 10 मार्क्स बनेगा। और टेंशन मतलब यार, यहाँ पे आपके फुल मार्क्स हर किसी को दिए जाएंगे, तो यहाँ पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो मेन फोकस आपका इस वक्त होना चाहिए कि जो ये 40 मार्क्स का जो एग्जाम होगा ना, इस 40 में से 40 मार्क्स मेरे को लाने हैं। ठीक है, यहाँ पे जितने बच्चे भी देख रहे हैं, आप में से हर एक किसी का जो एम है, जो गोल है, वो होना चाहिए कि भाई 40 में से 40 मार्क्स मेरे को लाने हैं। जब आप 40 का सोचोगे तब आपके 38, 39, 37 तक आ रहे होंगे। इसलिए जो गोल है वो बड़ा रखना है। बेसिकली होता क्या है कि हम लोग का एक कंफर्ट जोन बन जाता है ना। एक वो बच्चा जिसके 6ठी में अभी तक 60% आए, 7वीं में 60% आए, 8वीं में 60% आए, तो उसका क्या है, उसका एक कंफर्ट जोन बन गया है कि भैया मेरे को 60% ही लाना है। बिलीव मी, आपके अंदर कैपेबिलिटीज हैं, बट आपको अपनी सोच का जो दायरा है उसको बढ़ाना है। ठीक है, हमारे टीचर ने एक बहुत पहले बात कही थी, मुझे अभी तक वो याद है, कि 95% एक बच्चा लाता है, एक बच्चा 60% लाता है। उसमें ज़्यादा अंतर नहीं होता मेहनत में, उनकी मेहनत में बिल्कुल अंतर नहीं होता, फ़र्क सिर्फ होता है उनकी सोच में। तो सोच को पॉजिटिव रखना है, सोच को बड़ा रखना है, कि अगर सोच रहे हैं तो भाई सबसे बड़ा सोचना है। ठीक है, इसलिए आप में से हर एक किसी का जो एम है वो 95% होना चाहिए कि भाई मेरे को अपने मैथमेटिक्स के एग्जाम में मिनिमम 95% स्कोर करना है। ठीक है, तो ये हमने बात करी सिलेबस का, हमने बात करा पैटर्न का कि किस पैटर्न के अकॉर्डिंग आपका एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। अब सीधा आते हैं भाई स्ट्रेटजी पे कि भैया कौन कौन से रिसोर्सेज से हमें अगले 3 से 4 महीने में पढ़ाई करनी है। एक और चीज यहाँ पे आपसे मैं एक चीज बस मांग रहा हूं, वो है बिलीफ। मुझ पर अगर ट्रस्ट करते हो तो ही आगे वीडियो को कंटिन्यू करना, अदरवाइज जा सकते हो। ठीक है,
यहाँ पे जितनी बातें आपको बताऊंगा वो एज अ बड़ा भाई बताऊंगा, ठीक है। आपको कुछ भी मैं गलत नहीं बताऊंगा, आपका मेंटर हूँ एज अ बड़ा भाई। आपको जो भी बताऊंगा उसको अगर आप अपनी लाइफ में एग्जीक्यूट करते हो, डेफिनेटली आपकी गारंटी है कि आपके मिनिमम 95% या फिर उससे ज़्यादा आप अपने एग्जाम में स्कोर करके आओगे, ठीक है। अगर बात करूँ मैं रिसोर्सेज की कि भैया किन किन किताबों से, किन किन रिसोर्सेज से हमें अपनी पढ़ाई को करना है, तो यार एक बात तो अपने दिमाग में फिक्स कर लो कि चाहे वो साइंस हो गया, मैथ हो गया, एसएसटी हो गया, पहला बुक जो कि आपको कंपलसरी करना ही करना है वो हो गया आपका एनसीईआरटी, ठीक है। एनसीईआरटी तो आपको भाई कंठस्थ करनी है, मतलब कि एनसीईआरटी आपको इतने अच्छे से करके जानी है कि अगर कहीं से भी क्वेश्चन आ गया एनसीईआरटी का तो अगले 2 से 3 मिनट के अंदर आपका उसका सॉल्यूशन आपको लिख देना चाहिए। इतनी अच्छी लेवल की आपकी प्रैक्टिस एनसीईआरटी का होना चाहिए, ठीक है। तो एनसीईआरटी को तो पूरा जूस बना के पी डालो, ठीक है। इतनी बार उसको रिवाइज करो, इतनी बार प्रैक्टिस कर लो कि अगर एनसीईआरटी में से सवाल उठ के आ गया तो उसको तो भाई मैं छोड़ के आने नहीं वाला, उसको मैं पूरा तबाह करके आ जाऊंगा, ठीक है। तो एनसीईआरटी आपको पढ़ना है। अभी कैसे पढ़ना है अभी वो आपको बताऊंगा मैं। सेकंड रिसोर्सेज, जो सेकंड हमारे रिसोर्स है, जो सेकंड बुक हमें करनी है वो है आपका एग्जाम्पलर, ठीक है। अब एग्जाम्पलर यार एक काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक बन जाती है आजकल, क्योंकि चाहे आप 9th में हो, 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो, आप किसी भी क्लास में हो, आज के दिन यार एग्जाम्पलर की जो वैल्यू है उसकी वैल्यू अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। पिछले 4 से 5 सालों में ये ट्रेंड देखा गया है कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट 4 से 5 क्वेश्चंस जो हैं वो आपके एग्जाम्पलर से उठ के आते हैं, इसलिए इसकी जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो हमें इसको सॉल्व करके जाना पड़ेगा। और यार अगर आप आर.डी. शर्मा या फिर आर.एस. अग्रवाल कर रहे हो, पहले से करते आ रहे हो, तो आप इसको स्किप कर सकते हो उस केस में। बट अगर आप पहले से आर.डी. शर्मा या आर.एस. अग्रवाल नहीं कर रहे हो तो अभी मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, मत करो, ठीक है। आपका टाइम वेस्ट होगा। अगर पहले से करते आ रहे हो तब तो अच्छी बात है, आप उसको आगे कर जाओगे। बट अगर आप अभी खरीदने की सोच रहे हो कि भैया मैं अभी से खरीद के अभी मैं उसको स्टार्ट करूंगा, तो मत करो यार, आप उसके जगह एग्जाम्पलर कर सकते हो। और जो बच्चे आर.डी. करते हुए आ रहे हैं तो आप एग्जाम्पलर को स्किप कर सकते हो, क्योंकि उसमें ऑलरेडी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन इंक्लूड होते हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारे रिसोर्सेज का। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक और इंपॉर्टेंट या फिर बोलूँ कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, वो है आपका पिछले 5 से 6 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है अगर आप 9th में हो और 10th में हो, ठीक है। चाहे आप 9th में हो या फिर 10th में हो, पिछले 5 से 6 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर आप निकाल के जाते हो तो आपके हाई स्कोर करने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। इस बात की एक हाई चांस हो जाता है कि आप अपने एग्जाम में 100% तक फोड़ दो। तो इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का जो वैल्यू है, जो अहमियत है, उसको बहुत ज़्यादा है यार। और अगर आप एनसीईआरटी कर लेते हो, एग्जाम्पलर कर लेते हो, तो आपको इसको स्किप नहीं करना है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक आपके 90% आ रहे होंगे या फिर आपके 100% आ रहे होंगे, ये डिसाइड करेगा आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, कि आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस निकाले हैं या फिर नहीं निकाला। कई बार क्या होता है कि आपके क्वेश्चंस जो होते हैं वो बेस्ड तो आपके एनसीईआरटी पे ही होते हैं, बट थोड़ा सा कंसेप्ट उसका चेंज होता है और वो क्वेश्चंस आपके पिछले सालों में आ रखे होते हैं। तो अगर आपने एटलीस्ट 5 से 6 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सॉल्व कर रखे हैं, आपने ऊपर से देख रखा है, तो आपके एक हाई चांस है कि आप अपने एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करके आओगे और अपने एग्जाम में मिनिमम 95% ला सकते हो और 100 भी ला सकते हो यार, कोई बड़ी बात नहीं है आज के दिन, ठीक है। आज के दिन 100% लाना कोई बड़ी बात नहीं है। लाखों बच्चे हैं जो कि हर साल मैथमेटिक्स के एग्जाम में 100% लाते हैं, तो आप भी ला सकते हो। आपको बस खुद पे कॉन्फिडेंस रखना है। और जितना आपको रिसोर्स बताया गया है, आपको इस पूरी रिसोर्स का अगर आप 4 से 5 बार इस पूरे रिसोर्स का अगर आप 4 से 5 बार रिवीजन करते हो तो इस बात की गारंटी हो जाएगी कि आपके 100% आने वाले हैं, ठीक है। और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आराम से 4 से 5 बार रिवाइज आप कर सकते हो। कैसे करना है रिवीजन अभी बताऊंगा, सब्र करो, इस पॉइंट में अभी बताऊंगा मैं, ठीक है। तो ये अपना हो गया रिसोर्सेज कि भाई एनसीईआरटी, एग्जाम्पलर और पिछले 5 से 6 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। भैया कहाँ मिलेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस? इसकी बुक भी आती है, आप वो चाहो तो परचेज कर सकते हो, ठीक है। मैं अभी आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। या फिर आप इसका ऑनलाइन भी आप सर्च कर सकते हो, गूगल पे जाओगे, आपको बस सर्च करना है क्लास 9th प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो आपको पिछले 5 से 6 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको दिक्कत आएगी तो मैं खुद आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो दिक्कत मत लेना, तुम्हारा भाई यहाँ पे अवेलेबल है तुम्हारे लिए, ठीक है। सब कुछ तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट में मैं ला के यहाँ पे रख दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये बात हो गया हमारा रिसोर्सेज का। अच्छा, एक और पॉइंट मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट है जो कि मैं इंक्लूड करना चाहूंगा,
कि यार जब आप एनसीईआरटी सॉल्व करते हो, ठीक है, तो उसमें जो एग्जाम्पल्स होते हैं ना, जो उदाहरण होते हैं, उनको यार पहले सॉल्व करा करो। मैं देखता हूँ काफ़ी बार कि बच्चों ने लेक्चर देखा कहीं से, स्कूल से, टीचर से, यूट्यूब से, उसके बाद डायरेक्टली आप एक्सरसाइज पे जंप कर जाते हो। तो ये गलती मत करना यार, ठीक है। पहले आपको एग्जाम्पल सॉल्व करना होता है, क्योंकि आपके जो पेपर्स होते हैं, आपके जो एग्जाम होता है ना, उसमें आपके जो एग्जाम्पल्स हैं वो भी कई बार आपके एज इट इज उठ के आ जाते हैं। तो इसलिए जब एनसीईआरटी सॉल्व कर रहे हो तो ट्राई करो कि पहले एक बार जो एग्जाम्पल्स है उनको एक बार ओवरव्यू उनका कर लो, ठीक है। एक बार एग्जाम्पल कर लिया, उसके बाद आपको अपनी एक्सरसाइज पे जंप करना है, ठीक है। तो ये बात हो गया हमारा रिसोर्सेज का। अभी मैं यार जल्दी से आपको कुछ टिप्स हैं, कुछ प्रो टिप्स हैं जो कि मैं डिस्कस करना चाहूंगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी प्रो टिप्स। तो पहला टिप आपका है जो कि है डाउट। तो यार मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपके डाउट रहने नहीं चाहिए। कहीं भी डाउट आता है किसी भी वक्त, तो भाई उसको तुरंत सॉल्व करो। किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी टॉपिक में अगर आपको डाउट आता है तो उसको तुरंत सॉल्व करो। अपने स्कूल टीचर से पूछो, अपने ट्यूशन से पूछो, अपने दोस्त से पूछो, यूट्यूब से देखो, गूगल सर्च करो, कुछ भी करो, बट डाउट तुम्हारा क्लियर होना चाहिए, डाउट तुम्हारा छूटना नहीं चाहिए। क्योंकि अगर तुम मान लो कि भाई भैया एक डाउट आया है, छोड़ देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। मान लो कि वो सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में उठ के आ गया, तो क्या करोगे? तब आपको बहुत रिग्रेट होगा कि यार ये सेम क्वेश्चन मेरे को डाउट था, मैंने उस वक्त सॉल्व नहीं किया और अब मेरे एग्जाम में आ गया, अब मैं इसको सॉल्व नहीं कर पाऊंगा। तो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मैथमेटिक्स में आपके डाउट्स रहने नहीं चाहिए। कहीं भी डाउट आता है किसी भी क्वेश्चन में, अगर छोटा से छोटा डाउट भी है, उसको अपने स्कूल टीचर से, ट्यूशन टीचर से पूछो, वो कभी तुम्हें मना नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसलिए डाउट आपका हमेशा क्लियर होना चाहिए, डाउट तुम्हें छोड़ने नहीं है। सेकंड पॉइंट, फॉर्मूला। अब यार मैथमेटिक्स आपको पता है कि मैथमेटिक्स में आपके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड आते हैं। मतलब कि आपको उसमें कुछ अपना दिमाग नहीं लगाना पड़ता, फॉर्मूला आता है तो आप आराम से उसका आंसर निकाल सकते हो। खासकर 1 मार्क वाले, 2 मार्क वाले क्वेश्चन आपके डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। तो इसलिए आपको मैं रिकमेंड करूंगा यार कि आप एक फॉर्मूला शीट बना लो अपनी, ठीक है। क्लास 9th मैथमेटिक्स में जितने भी चैप्टर्स आ रहे हैं ना, ये जितने भी चैप्टर्स आ रहे हैं, इन सभी चैप्टर में जो जो फॉर्मूलाज हैं, जो चैप्टर्स में आपके फॉर्मूला यूज होंगे, उन सभी की एक फॉर्मूला शीट बना लो। 2 से 3 पन्ने में आपके सारे फॉर्मूलेस आ जाएंगे और उस शीट को हमेशा अपने पास रखो। जब भी तुम मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो, हमेशा उस फॉर्मूला शीट को अपने पास रखो, ताकि जब भी तुम्हें कोई फॉर्मूला तुम भूल जाओ तो तुम्हारे उस फॉर्मूला शीट में तुम उससे यूज कर पाओ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यार। तो इसलिए यार फॉर्मूला शीट हमेशा खुद से बनाओ, ठीक है। क्योंकि जब आप खुद से बनाओगे ना, तो हमारे हाथ की भी एक मेमोरी होती है। तो जब आप खुद से फॉर्मूला लिखोगे तो आपको वो अपने आप ही थोड़े बहुत याद हो जाएंगे। तो इसलिए फॉर्मूला शीट आपको हमेशा कंपलसरी है कि फॉर्मूला शीट आप में से हर एक विद्यार्थी को बनानी पड़ेगी, ठीक है। आप अपनी फॉर्मूला शीट बना के मुझे इंस्टाग्राम पे टैग भी कर सकते हो, आपकी चॉइस है, ओके। थर्ड पॉइंट आपका है जो कि रिवीजन, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अभी तक मैंने जितना भी बताया है, अगर आप ये पॉइंट बिना सुने चले जाओगे तो आप शायद बहुत कुछ मिस कर जाओगे, ठीक है। तो अभी बात करते हैं रिवीजन की। अब देखो यहाँ पे जितना आपको मैंने रिसोर्सेज बताया है कि भाई एनसीईआरटी करनी है, आपको एग्जाम्पलर करना है, आपको पिछले 5 से 6 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करके जाना है। हो सकता है कि ये सभी चीजें आप में से हर एक कोई कर जाए, इस बात के एक बहुत अच्छे चांस हैं। एक मतलब कि अगर आप मुझे फॉलो करते हो, अगर आप इस चैनल से जुड़े हुए हो, इसका मतलब है कि आप मेरी बातों को थोड़ा बहुत तो मानते होंगे। मैं इतना मान के चल रहा हूं कि आप में से हर एक बच्चा थोड़ा बहुत मेरी बातों को मानता होगा। तो अगर मैंने बोला कि भाई तुम्हें ये करना है, तो एक हाई चांसेस है कि आप में से ज्यादातर लोग इसको फॉलो करेंगे। बट फिर भी यार आप में से हर एक के तो 95 नहीं आएंगे, कुछ ही बच्चे होते हैं जिनके 95 आते हैं। तो वो कौन सा मैटर है, वो कौन सा एक पॉइंट है जो कि डिफरेंस क्रिएट कर देता है? तो मैं दोबारा उसी पे आऊंगा, उसी पॉइंट पे, अपने टीचर वाली बात पे, कि एक बार हमारे टीचर ने कहा था कि राहुल, जो बच्चे के 95% आते हैं और एक बच्चे के 60% आते हैं, उनमें ज्यादा अंतर नहीं होता, फर्क होता है भाई रिवीजन का। रिवीजन इज द की टू सक्सेस। जितनी बार रिवाइज करोगे उतने तुम्हारे स्कोर करने की जो प्रोबेबिलिटी वो बढ़ जाती है। तो अगर तुम इन सभी मटेरियल्स का अगर तुम 4 से 5 बार अगर तुम रिवाइज कर लेते हो, अगर तुम घोंट के पूरा पी जाते हो, तो इस बात की गारंटी है कि आपके 95% कहीं नहीं गए, आराम से 95 तो मिनिमम आएंगे ही आएंगे। और अगर आप सिर्फ इसको एक बार करके जाओगे तो आपके फिर वो 70-80 मार्क्स ही आ सकते हैं,
ठीक है, तो आपका यह आपके ऊपर है कंप्लीटली कि आपको 70 मार्क्स चाहिए या फिर आपको 95% मार्क्स चाहिए। बस हल्का सा आपको एफर्ट ज़्यादा मारना पड़ेगा, हल्का सा आपको रिवीजन ज़्यादा करना पड़ेगा। और रिवीजन का एक पैटर्न है, ठीक है, आपको मैं फटाफट बताता हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनो यार, थोड़ी सी वीडियो हल्का सा और मैं आपका समय लूँगा। रिवीजन का एक पैटर्न होता है, ये नहीं कि आप मान लो कि आपने एनसीईआरटी सॉल्व करी तो जब सेकंड बार रिवाइज करोगे तो आप पूरी हर एक क्वेश्चन कर रहे हो, ऐसा नहीं करना। जब आप पहली बार एनसीईआरटी को सॉल्व करोगे तो आपको कुछ क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट लगेंगे, कुछ क्वेश्चंस आपको टफ लगेंगे, तो उन पे आप सर्कल मार लो, ठीक है। जब आप फर्स्ट टाइम सॉल्व करोगे अपनी एनसीईआरटी को, तो जो क्वेश्चंस आपको थोड़े से ट्रिकी लग रहे हैं, जो क्वेश्चंस आपको थोड़े से हार्ड लग रहे हैं, उन पे आप एक बार सर्कल मार लो। और जब आप सेकंड टाइम उसका रिवीजन करने आओगे, जब उसके सेकंड टाइम आप उसका प्रैक्टिस करने आओगे, तो आपको सिर्फ ये सर्कल वाले क्वेश्चन ही करने हैं, ठीक है। तो इसे बोलते हैं रिवीजन करना। ऐसे आप कम समय में ज़्यादा बार मल्टीपल रिवीजन्स कर सकते हो। और जो बच्चा मल्टीपल रिवीजन करता है वही अपने एग्जाम में टॉपर बनता है, वही अपने एग्जाम में एक अच्छा मार्क्स लेके आता है। तो इस तरह से हमें मल्टीपल रिवीजन करना है। तो रिवीजन का एक पैटर्न होता है, अगर आप उस पैटर्न को फॉलो करते हो तो आपके सारे कंसेप्ट्स, सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में सेट रहेंगे। वो पैटर्न क्या है यार, कि जब कभी भी आप कोई चीज़ पहली बार पढ़ रहे हो, मान लो कि आपने कोई चैप्टर पहली बार पढ़ा, अगर आप उसका 24 घंटे के अंदर फर्स्ट रिवीजन नहीं करोगे तो आपको टॉपिक वो भूल जाओगे, आप आधा टॉपिक आपके दिमाग से निकल जाएगा। वो ये साइंटिफिकली प्रूवन हो चुका है कि कोई भी टॉपिक अगर आप पहली बार पढ़ते हो, अगर 24 घंटे के अंदर आप उसका पहला रिवीजन नहीं करोगे तो वो टॉपिक आपके दिमाग से आधा निकल जाएगा। इसलिए भाई पहला रिवीजन, जो फर्स्ट रिवीजन है, फर्स्ट रिवीजन आपका 24 घंटे के अंदर होना चाहिए, ठीक है। सेकंड रिवीजन आपका, जो सेकंड रिवीजन है वो आपका 7 डेज के अंदर होना चाहिए, कि जब आपने उस टॉपिक को पढ़ा उसके 7वें दिन आपका दूसरा रिवीजन आपको करना है। और तीसरा रिवीजन आपका 21 दिन के अंदर होना चाहिए, ठीक है। थर्ड रिवीजन आपका 21 दिन के अंदर होना चाहिए। बिलीव मी, अगर आप में से हर एक बच्चा इसको फॉलो कर लेगा तो गारंटी है, इस बात की गारंटी है कि आप 100 मार्क्स के लिए रेडी हो चुके हो। आपका जो मेंटेलिटी है, आपकी जो कैपेबिलिटी है, वो 100 मार्क्स की हो चुकी है। बस आपको अपने एग्जाम दे के आना है और रिजल्ट में 100 मार्क्स छपवाना है, ठीक है। अच्छा राइम हो चुका है, वैसे काफ़ी अच्छा राइम हो गया कि आपको अगर आप ये पैटर्न फॉलो करते हो, 24 घंटे के अंदर रिवीजन, 7 दिन के अंदर रिवीजन और 21 दिन के अंदर रिवीजन, अगर आप इस तरह से अपना रिवीजन करते हो तो बस आपको एग्जाम दे के आना है और रिजल्ट में 100 मार्क्स छपवाना है, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी। अगर आपको वीडियो से हेल्प मिली है तो आप वीडियो को लाइक करके, जो लाइक का बटन है उसको एक बार लाइक करके बता दो कि हाँ आपको हेल्प मिली है। और अगर आपको यार एक टाइम टेबल चाहिए, ठीक है, मैं देखता हूँ काफ़ी बच्चे कमेंट करते हैं और मुझे मैसेज करते हैं कि भैया टाइम टेबल, टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है। तो अगर आपको टाइम टेबल के ऊपर वीडियो सच में चाहिए तो आप नीचे कमेंट करो। अगर ज़्यादा कमेंट आएंगे तो शायद मैं टाइम टेबल के ऊपर वीडियो ले आऊँगा जल्दी, ठीक है। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर सकते हो। अगर पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपको क्लास 9 से रिलेटेड सबसे बेस्ट कंटेंट मिलेगा पूरे यूट्यूब में फ्री ऑफ कॉस्ट में, चाहे वो नोट्स हो गया, लेक्चर्स हो गए, स्ट्रेटजीज हो गए, मोटिवेशन हो गया, गाइडेंस हो गया। तो भाई अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू एंड टेक केयर गाइस।